प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों को पत्र लेखन नहीं आता है और वो बहुत छोटी छोटी गलतियां इसमें कर देते हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले भाग में औपचारिक पत्र का अध्ययन करा था और आप सबको उम्मीद है वो अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम अनौपचारिक पत्र का अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र वे पत्र जो हम अपने प्रियजनों को, मित्रों को, अपने से बड़ों और छोटों को जो है संदेश भेजते हैं। लेकिन बच्चों, आपको पता है अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में कुछ मूलभूत जो है अंतर होते हैं। और अक्सर बच्चे जो हैं जब परीक्षाएं होती हैं और उसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, जिसके कारण उनके जो अंक हैं बच्चों कट जाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में और अनौपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है, आज हम इसका जो है अध्ययन करेंगे। अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को देखेंगे, इतिहास को देखेंगे, उद्देश्य को जानेंगे, ताकि बच्चों आपके परीक्षा में जब भी आप परीक्षा करने बैठो, आपके अंक जो हैं छोटी छोटी गलतियों पर ना कटे। बच्चों, हम हमेशा ही अपने बच्चों के लिए, आप सब के लिए कुछ नया लेके आते हैं। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे अक्सर करते हैं, इन गलतियों को जो है बच्चों की सुधारने के लिए ही हमारा प्रयास रहता है। अपने पिछले भाग में जब मैंने औपचारिक पत्र बनाया था बच्चों, औपचारिक पत्र की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो होता है इसका विषय। उसमें विषय सब्जेक्ट लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में कभी विषय नहीं लिखा जाता, ये हमेशा ध्यान रखिए, है ना। औपचारिक पत्र के अंदर भाषा जो होती है वो बड़ी शिष्ट होती है और जो है नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हम उसमें लिखते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र क्योंकि हमारे प्रियजनों को लिखे जाते हैं, उनकी भाषा भी उसी तरह से इसमें जो है आपको ध्यान रखनी होती है। आइए सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के संबंध में हम पत्र लेखन का इतिहास का अध्ययन करें। वैसे कि बच्चों, आपको पता है पत्र संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है और हम जब अपने प्रियजनों को जो हमसे दूर रहते हैं उनको पत्र लिखते हैं, अपने अपने मन के भाव, अपने मन की इच्छाएं उन तक पहुंचाते हैं, तो पत्र उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप सोचोगे कि पत्र जो है आज क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पत्र की जगह पे हम अपने संचार के साधनों का प्रयोग कर सकते हैं। टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बहुत सारे ऐसे साधन आ गए हैं जिससे हम कुछ ही पलों में अपने प्रियजनों को ना केवल देख सकते हैं बल्कि उनके मन के भाव भी जान सकते हैं। तो पत्र ही क्यों जरूरी है और पत्र लिखना क्यों जरूरी है? हम कक्षाओं में क्यों, स्कूलों में इनको सीखते हैं? क्या पत्र को लिखने की कोई एक पर्टिकुलर, एक विशेष भाषा होती है? क्या पत्र का कोई प्रारूप होता है? बच्चों, इन सब के बावजूद चाहे हमारा विकास, दुनिया जो है कितनी भी तकनीकी विधान क्यों ना हो जाए, लेकिन पत्र जो हमारे मन के भावों को अपनी लिखावट में हम दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो भाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया था कि पत्र में जो लिखी हुई लिखावट होती है वो व्यक्ति का आईना होती है। जब हम उस पत्र को पढ़ते हैं तो हमें व्यक्ति की जो छवि है वो उसमें नज़र आती है। हम उस व्यक्ति से जुड़ जाते हैं आत्मीय भाव से। तो बच्चों, पत्र जो है वास्तव में हमारे मन के भावों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। हमने ये भी बताया था कि पत्र जो लेखन, जो इतिहास है वो आज का नहीं है, बड़ा ही प्राचीन है। पहले कबूतर द्वारा पैदल हरकारे, घुड़सवार हरकारे पत्र पहुंचाने का कार्य करते थे और पत्र जो है वो ना केवल एक राजा का संदेश दूसरे राजा तक पहुंचाता था बल्कि एक व्यक्ति के, एक राज्य के जो परस्पर जो संबंधों को भी जो निश्चित करने में जो है उसकी मुख्य भूमिका होती थी। और हम स्कूली पाठ्यक्रम में कब से इसको जो है भाग पढ़ते हैं? 1972 में विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन को एक कौशल मानते हुए इसे स्कूली पाठ्यक्रम का भाग घोषित किया था और ये हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो शामिल हो गया था और हमें पत्र लेखन की कला जो है वो सीखनी चाहिए थी। आज पत्र लेखन के नए नए रूप, नए नए ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंस आने के बावजूद आज भी पत्र जो है हमारे बीच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब हम पत्र लिखते हैं बच्चों, पत्र जो है आपको याद हो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने
पिता के पत्र बेटी के नाम एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए बहुत सारे पत्र लिखे थे। उन पत्रों में उन्होंने देश, दुनिया और जीवन की जो सच्चाई है वो उनको साथ वो साझा की थी, ताकि क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी देहरादून में थी और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त थे, और ऐसे में एक दूसरे के बीच में संपर्क बनाए रखना, बातचीत का जो माध्यम था, संवाद का जो माध्यम था, वो जो है पत्र ही था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने 1953 में जो है कहा था, हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, संवाद की गति तेज हुई। अब टेलीफोन, वायरलेस, रेडार, दुनिया बदल रहा है। आगे भी बदलाव आएंगे, लेकिन पत्र का महत्व ना कम हुआ है और ना होगा। सबसे पहले हम पत्र लेखन के मुख्य बिंदुओं को जान लें बच्चों, जो बहुत आवश्यक है। सबसे पहले जब भी आप पत्र लिखो बच्चों, पत्र की भाषा सरल, सुबोध होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, अन्यथा पत्र पढ़ने वाला जो परीक्षक है वो आपके अंक काट देगा। दूसरा, विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। जिस विषय पे पत्र लिखा जाना है उस विषय को अच्छी तरह समझकर उसमें क्या लिखा जाएगा, उसकी समस्या का, उसका समाधान का आपको वर्णन करना अत्यंत आवश्यक है, और अनावश्यक विस्तार से आपको बचना चाहिए। कई बार बच्चे कहानियों पे कहानियाँ लिख देते हैं, जिसके कारण जो चेकर है वो कई बार अंक काट लेते हैं। तो अनावश्यक विस्तार आपको नहीं करना है। भाषा में भी शिष्टता का भाव होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी आदेशात्मक भाषा लिखते हैं। जब हम अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं या फिर अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, तो कई बार उसमें भाषा जो होती है वो आदेशात्मक होती है, ऑर्डर दे रहे हैं जैसे। लेकिन आपको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना। आपकी भाषा में विनम्रता का, शिष्टता का भाव जितना होगा और विनयपूर्वक निवेदन जितना होगा, उतना ही आप देखेंगे आपका पत्र जो है वो अच्छा होगा। असहमति की स्थिति में भी कटु भाषा का प्रयोग ना करके आपको शिष्ट भाषा में अपना विरोध व्यक्त करने की कला जो है वो आनी चाहिए बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम पत्र लेखन के प्रकार हमने जानना है कि पहला पत्र जो है कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, पत्र मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आप आवेदन पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र आते हैं, शिकायती पत्र आते हैं, व्यावसायिक पत्र आते हैं, है ना। और अनौपचारिक पत्र में जो है बच्चों, हम अपने प्रियजनों को जो है संदेश जो है भेजते हैं, तो वो सारे पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र में आते हैं। और इन पत्रों की जो भाषा और प्रारूप जो होता है वो औपचारिक पत्र से अलग होता है। तो चलिए हम सबसे पहले अनौपचारिक पत्र के प्रारूप को जानते हैं। अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले आपका पता, दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु में हालचाल। सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ होगा उसमें हालचाल पूछना होगा। दूसरे पैराग्राफ में आप जिस विषय पे आपको पत्र लिखना है बच्चों, उस विषय का आपको वर्णन करना है, समझाते हुए करना है, स्पष्टता के साथ करना है, और उसमें अनावश्यक तत्वों का आप उसमें प्रयोग से बचोगे, ये आपको बहुत ज़रूरी समझना है। और जो अंतिम पैराग्राफ होगा उसमें पुनः आपको अभिवादन द्वारा जो है इसे समाप्ति करनी है, ठीक है। और अंत में आपको संबंध का वर्णन करना है कि आपने पत्र किसे लिखा है। अगर पिताजी को लिखा है तो आपका बेटा या आपकी बेटी, अगर आपने जो है दादाजी को लिखा है तो आपका पोता, अगर आपने चाचा जी को लिखा है तो आपका भतीजा या भतीजी। तो इस प्रकार जो संबंध हैं वो उन संबंधों का आपको वर्णन करना है, जो अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए आपको परस्पर संबंधों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। अनौपचारिक पत्र को लिखने से पहले बच्चों, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि संबोधन, अभिवादन और पत्र के अंत में हमें कौन से ऐसे जो है शब्द लिखे कि हमारा जो पत्र है वो सबसे उत्तम हो। बच्चों, आप देखेंगे
कि मैंने यहाँ पर कुछ श्रेणियाँ बनाई हैं और इन श्रेणियों में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप अपने से बड़ों को पत्र लिखें तो आप किस तरह के संबोधन का प्रयोग करें, आपका अभिवादन में कौन से शब्द आने चाहिए और उसके लिए क्या शब्द आप प्रयोग करेंगे। जब आप अपने सह उम्र के लोगों के साथ में जैसे मित्र बंधुओं को पत्र लिखोगे तब उनके साथ में किस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब आप अपने से छोटे बच्चों के साथ में या छोटे भाई बहनों के लिए पत्र लिखोगे तो आपके जो संबोधन और अभिवादन में कौन से शब्द जो है लिखे जाने चाहिए, ये आपकी सहायता करेंगे। ये आपकी परीक्षा में सहायता कैसे करेंगे कि आप जो है आपने किसको पत्र लिखा है उसके संबंध में आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपके अंक जो हैं बच्चों इसमें कट सकते हैं, है ना। जैसे आप अगर पिताजी को पत्र लिख रहे हैं और वहाँ पर आप उनके आपका जो शब्द आना चाहिए वो पूजनीय पिताजी आना चाहिए या आदरणीय पिताजी आना चाहिए, और अगर आप वहाँ पे कहेंगे हाय हेलो नमस्ते पिताजी, तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर है वो आपको समझेगा कि इसे जो है पत्र लिखने की कला जो है इसे नहीं आई है, इसको समझ नहीं है, और वो आपके अंक वहाँ पर काट लेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय देखिए मैंने लिखा है संबंध में अपने से जो बड़े हैं उनको पत्र लिखते समय हम किन शब्दों का संबोधन करेंगे। संबोधन में आपका आएगा पूजनीय, आदरणीय या माननीय। आप उन्हें आदरपूर्वक इन शब्दों से जो है आप संबोधित करेंगे। उसके बाद अभिवादन में आप जो है बच्चों, जब हम अभिवादन करते हैं चरण स्पर्श, आप अपने पिताजी के चरण स्पर्श करते हैं, ठीक है, दादाजी के चरण स्पर्श करते हैं, और सादर प्रणाम या नमस्कार शब्द आप का प्रयोग कर सकते हैं। और लिखे जाने वाले शब्द क्या आएंगे, अंत में लिखे जाने वाले शब्दों में जो सबसे नीचे हम अपना सब संबंध बताते हैं बच्चों, वहाँ पे आपका अंत में क्या शब्द आना चाहिए। यदि आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आप अंत में लिखेंगे आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका भाई, अगर भाई आपसे बड़ा है और अपने बड़े भाई को आप लिखने हैं तो आपका भाई, या आप कृपाकांक्षी लिख सकते हैं। कृपाकांक्षी का मतलब अपनी कृपा हम पे बनाए रखने वाला या आपकी, ठीक है, और विनीत। इन शब्दों का प्रयोग करके आप एक अच्छा और सुंदर पत्र लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये तो थी अपने से बड़ों को पत्र लिखते समय याद दे जाने वाली बातें। आइए, अगर हम अपने सह उम्र के मित्रों के लिए पत्र लिखें तो किन शब्दों का प्रयोग करेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। मित्रों को पत्र लिखते समय हमारा जो संबोधन होगा प्रिय मित्र या प्रिय सखा शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन में नमस्ते आएगा और अंत में हम लिखेंगे तुम्हारा मित्र या तुम्हारा सखा, ठीक है, और अंत में आप अपना नाम इसमें लिखेंगे। अगर आप अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उन्हें पत्र लिख रहे हैं, तो आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे बच्चों। अपने से छोटों को के लिए पत्र लिखते समय आप संबोधन प्रयोग करेंगे प्रिय, उसके बाद उसका नाम आएगा आयुष्मान। अगर लड़का है तो आयुष्मान, अगर लड़की है तो आयुष्मती। आयुष्मान और आयुष्मती का अर्थ है कि उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए आप उन्हें जो है इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। या आप लिख सकते हैं सदा खुश रहो, प्रिय नाम के साथ में सदा खुश रहो, ठीक है। और हम संबोधन अभिवादन करेंगे शुभाशीष, आशीर्वाद, प्रसन्न रहो, सदा खुश रहो, इन शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में जब हम पत्र का अंत कर रहे हैं वहाँ जब हम अपना संबंध बताएंगे उन्हें, तो हम लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारा हितैषी या शुभाकांक्षी। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करके अपने पत्र को जो है सही और सही जो है रूप से समाप्त कर सकते हैं। मुझे पता है बच्चों ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके पत्र में एक एक अंक को जो है महत्वपूर्ण होता है, उस अंक को कटने से बचाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बच्चों जो हमने आपको प्रारूप बताया है, उस प्रारूप में जो है के हिसाब से एक हम पत्र अभी देखते हैं आपको। और हमेशा याद रखो बच्चों, जब भी आप बोर्ड एग्ज़ाम में आप पेपर कर रहे हो, चाहे वो 10th का है चाहे वो 12th का है, आपको अपना नाम और अपना पता नहीं लिखना है, ये आपको याद होना चाहिए। क्योंकि जब जो पत्र में जो प्रश्न के अंदर जिसका नाम और जो पता दिया गया है वही लिखोगे। अगर कोई नाम कोई पता नहीं दिया गया तो आप कुछ नहीं लिखेंगे। आओ एक उदाहरण देखते हैं और इससे आपको अधिक स्पष्ट जो है बच्चों समझ में आ जाएगा। हमने एक प्रश्न लिया है,
अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए हर्ष और कृतज्ञता प्रकट करते हुए बड़े भाई को पत्र लिखे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें पत्र किसे लिखना है, बड़े भाई को लिखना है। तो हमें अपने से बड़े, क्योंकि हमारे से बड़े हैं तो हमें कौन से संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करना है वो हमें क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हमारा विषय क्या है, हमारा विषय है कि हमारे जन्मदिन पे जो उनकी तरफ से उपहार आया था, वो उपहार देखकर आपके मन को जो हर्ष हुआ है, जो कृतज्ञता हुई है, कि जो प्रसन्नता हुई है, उसके लिए आपको उनका उपकार मानते हुए उन्हें जो है धन्यवाद पत्र देना है, लिखना है। तो ये बहुत सुंदर विषय है और ये बहुत सुंदर प्रश्न है। अब आप देखेंगे इसमें ना तो आपका नाम दिया है, ना ही आपका पता मेंशन किया है। ऐसे में आपको पेपर में कहीं भी अपना नाम, अपना पता नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में बच्चों अपना नाम और पता लिखने से क्या होता है, आपके अंक काट दिए जाएंगे, क्योंकि पेपर में कभी भी कहीं भी अपनी पहचान प्रकट नहीं करनी होती। और अगर कोई ऐसा बच्चा करता है तो उसके जो अंक हैं, ना केवल अंक काट लिए जाते हैं, बल्कि उसका जो कई बार पेपर भी जो है वो कैंसिल हो जाता है। उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे, उसके स्थान पे आप क ख ग लिख सकते हैं, अ ब स लिख सकते हैं। आओ मैं एक उदाहरण देती हूँ, आपको उससे बहुत अधिक स्पष्टता से समझ में आ जाएगा बच्चों। ये देखिए, मैंने परीक्षा भवन लिखा है, दिल्ली, ये आपका अपना एड्रेस होगा। फिर मैंने दिनांक डाली है 20 जनवरी 2020। आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों, महीने का जो नाम है, मंथ का नाम है, वो आप हिंदी में लिखो। और बहुत आसान है हिंदी सीखना, हिंदी बहुत मज़ेदार है, वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी के जब आप हिंदी सीखते हो तो हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं वो आपकी जो स्वर ग्रंथि है उसको खोल देती हैं। तो हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा होने के कारण बहुत सरल है, जो उच्चारण किया जाता है वही लिखा जाता है, ये इसकी खासियत है। आप 12 महीने हैं, 12 महीनों में के नाम बड़े आसानी से लिख के याद कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इन महीनों के नाम हमेशा ही हिंदी में लिखो, जैसे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद क्योंकि हमें बड़े भाई को पत्र लिखना था, तो देखिए मैंने आदरणीय भाई लिखा है। सादर प्रणाम, क्योंकि हमसे बड़ा है तो मैंने अभिवादन में क्या लिखा, सादर प्रणाम लिखा, क्योंकि हम बड़े भाई को जो है पिता समान मानते हैं और उन्हें जो है हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। आप कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। बच्चों, पहले पैराग्राफ जो होगा इसमें आप उनका अपना हालचाल बताओगे और उनका हालचाल पूछेंगे। ठीक है। तो आप देखिए मैंने लिखा है, आप कैसे हैं? ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ स्वस्थ हूँ और आप सभी की कुशलता की कामना करता हूँ। फिर हमें अपने विषय जो दूसरा पैराग्राफ होगा उसमें विषय का जो है स्पष्टता से, विस्तार से उसका वर्णन करना है। मेरे जन्मदिन पर आपकी भेजी गई HMT की घड़ी प्राप्त हुई। यह कितनी सुंदर तथा उपयोगी लगी, इसका किन शब्दों में वर्णन करूं? कई वर्षों से इसका अभाव मुझे खटक रहा था, जिसकी वजह से मैं कई बार स्कूल जाने में देर हो जाती थी। निसंदेह मैं अपने आप को नियमित बनाने का प्रयत्न करूंगा। आपको इसको पाकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों, इतने सुंदर शब्दों में, इतने कम शब्दों में अपनी बात इन्होंने बड़ी स्पष्टता से कह दी है कि उन्हें क्या उपहार मिला। एक घड़ी उपहार मिली है जो बहुत उपयोगी है। दूसरा कि इस घड़ी के ना होने से जो है वो उसको जो रोज़ उनके जो समस्याएं आ रही थी उसका वर्णन उन्होंने कर दिया है। और अब इसको पाने के बाद उनके अपने मन की जो प्रसन्नता है, जो उनकी कृतज्ञता का भाव है, वो उन्होंने प्रकट कर दिया। और अंतिम पैराग्राफ में बच्चों मैंने आपको बताया था समाप्ति अभिवादन के साथ उसके होगी, पूज्य भाभी जी को प्रणाम, क्योंकि बड़े भाई हैं तो उनकी शादी में, जो शादी के बाद उनकी पत्नी जो आपकी भाभी होंगी उनको आप प्रणाम करेंगे। जो उनके बच्चे होंगे वो आपके जो है क्या लगेंगे, वो आपके भतीजे लगेंगे, आप उनको प्यार कह सकते हैं। तो इस प्रकार से, और अंत में आप अपना संबंध बताएंगे, आपका अनुज, क्योंकि आपके बड़े भाई हैं तो आप उनके छोटे भाई हो, तो आपका अनुज क ख ग। अब आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने इसमें कहीं भी अपना नाम, प्रश्न में आपका नाम नहीं था, इसलिए आपने अपना नाम क्या लिखा बच्चों, क ख ग। आप कभी भी भूलकर अपना नाम, अपना पता, अपनी कोई भी पहचान इसमें नहीं लिखे, क्योंकि छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत पर जो है पानी फेर सकती है बच्चों। तो आइए हम देखते हैं कि हमने जो प्रारूप लिया था उसके अनुसार क्या ये बिल्कुल ठीक बैठता है।
बच्चों सबसे पहले देखिए आपका पता हम आया है, फिर दिनांक आई है, फिर संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु और अंत में समाप्ति, जिसमें आप संबंध और नाम का वर्णन करेंगे। तो कितनी सुंदरता से हर बिंदु को, हर पूरे प्रारूप को हमने इतनी सुंदरता से इसमें वर्णन किया है और ये इतना सरल है, इतना सुबोध है कि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है कि किस क्रम में हम ये लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि आपके कहीं भी अंक जो ना कटे। अब आप देखिए हमने इसमें भाषा बड़ी ही शिष्ट डाली है, कहीं भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं है, बड़ी सुंदरता से अपने शब्दों को नाप तोल का हमने इसमें वर्णन किया है और इसमें कोई भी एग्जामिनर जो है आपके अंक नहीं काट सकता। और आपको ध्यान भी रखना होगा कि आपकी जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, वो भी कहीं का जो है कटे नहीं या कहीं गलत ना हो। तो आपके जो 5 अंक हैं बच्चों वो कहीं नहीं गए, वो आपके पूरी तरह से सुरक्षित हैं यदि आप इस प्रारूप को अपने मन में, अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लेंगे, आपके अंक कहीं नहीं कटेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना धन्यवाद। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये जो अनौपचारिक पत्र का प्रारूप और उसको समझाने का तरीका पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, इसको सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत जो है अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ और नए वीडियो लेके आऊँ जो आपको जो है आपकी सीखने में मदद कर सकें। और जब आप शेयर करते हैं तो ज्ञान को जो है बढ़ाने में हमें मदद मिलती है। बच्चों ज्ञान जो है अपने आप में किसी मटके में समाया हुआ नहीं है, ये पूरी दुनिया में फैला है और आप जितना इसे फैलाएंगे उतना ही इसका विस्तार होगा। तो बच्चों ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। अगर मैं इस ज्ञान को अपने तक सीमित रखूँगी तो शायद ये मेरे तक ही सीमित कर ख़त्म हो जाता। लेकिन अगर मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि अधिक से लोग, अधिक से अधिक बच्चे इसको सीख सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें और उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक आ सके, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हमें मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब से ज़रूर मिलता है। हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, कुछ नए चटपटे और मज़ेदार विषय, ऐसे विषय जो आपके सीखने में, आपकी गलतियों को सुधारने में मदद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बच्चों।